आप चालू कर दीजिए हाँ दीदी। हाँ। मैं बंद करती हूँ ना। हाँ दीदी हाँ। तो मैं यही बोल रही हूँ कि जो भी लॉज हमने बनाए हैं, मैन मेड लॉज हैं, वो हम सब फॉलो करते हैं। सब एग्री हैं? एग्री हाँ। हैं? यस। यस मैम। यस लेकिन मैम। जो यूनिवर्सल लॉज हैं वो हम फॉलो नहीं करते, क्योंकि वहां पे कोई दंड नहीं मिलता है। दिखता नहीं, मिलता तो वहां पे भी है, वहां का दिखता नहीं। यहाँ का दंड दिख जाता है, पुलिस वाला जुर्माना भरता है। ला भाई, आजकल तो कैमरे में यदि हमने हेलमेट नहीं पहना है या तीन लोग हैं, तो फटाक से हमारे पास में फोटो खींच के और चालान घर तक पहुंच जाता है। तो इस डर की वजह से हम उन सारे नियमों को पालन भी करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ हमें पनिशमेंट दिख रहा है, इसलिए हम पालन, उसको सबको पालन करते हैं। लेकिन जहाँ पनिशमेंट नहीं दिखता है, बोलते ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज, है ना। तो वहां वहां पे भी पनिशमेंट मिलता तो है, लेकिन हम बोलते रहे नहीं, चलो करने दो, चलो जो मर्जी है वो करते जाओ, कुछ नहीं होने वाला। तो इसी का को लेके आज का मेरा टॉपिक है कि वो 12 यूनिवर्सल लॉज क्या हैं, जिनको हम अपनी लाइफ में यदि उतारते हैं तो हमारी लाइफ, मैं तो हमेशा एक वर्ड यूज करती हूँ, झिंगा लाला हो जाएगी। यानी बहुत स्मूथ हो जाएगी हमारी लाइफ, हम बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकेंगे, है ना। तो मैं आपको ले चलती हूँ पीपीटी की तरफ। बाकी लोग भी कैमरा ओपन करेंगे, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ उतने ही लोगों तक जाएगा जहाँ के कैमरे ओपन हैं, और मैं चाहती हूँ कि सबको साथ में लेके चलूं। थोड़ा सा मेरा यहाँ इंट्रोडक्शन है कि आई एम ज्योति डीपी गुप्ता, हियर टू हेल्प प्रेग्नेंट वुमेन हु समटाइम्स एक्सपीरियंस फियर, थोड़ा ध्यान से सुनिए, फियर, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, सो दे कैन गेन significant benefits. I have conducted a number of webinars with a focus on holistic pregnancy care. Holistic pregnancy यानी हेल्थ भी वेल, आपका HRCM बोलते हैं हम, यानी बेबी का IQ भी हो अच्छा, EQ भी अच्छा हो, PQ भी अच्छा, कैसे हो, फिजिकल भी अच्छा हो, स्पिरिचुअल भी अच्छा हो, सोशल भी अच्छा हो, इंटेलिजेंट भी हो वो, और इमोशनल क्वेश्चन भी अच्छा हो। With a focus on holistic pregnancy care, this webinar provides practical tools and knowledge for expect, expected mothers to have a positive and enriching pregnancy experience. The aim of the session is also promote the health of holistic and healthy new generation. ये मेरा भी एम है कि मैं जो भी सर्विस दूं, उससे जो आने वाली जनरेशन है वो हेल्दी न्यू जनरेशन, होलिस्टिक हेल्दी हो। इसीलिए मैं, मेरा इस पे ज्यादा फोकस रहा है कि मैं हमेशा गर्भ संसार को लेके वेबिनार देती हूँ, क्लासेस होती है मेरी, है ना। और ये मेरा यूट्यूब चैनल भी है इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये यूनिवर्सल लॉज क्या है। यानी कभी कभी हमें बहुत खुश होते हैं और कभी कभी हम बहुत उदास हो जाते हैं, तो हमारा कहाँ पे ध्यान जाता है कि यार पता नहीं आज क्या हो गया है, आज तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, कुछ हुआ नहीं है घर पे, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ये सोचती रहती हूँ कभी। तो जब वहां ध्यान जाता है तो लगता है कि यहाँ पे कुछ चल गया है, यानी कोई मेमोरी मुझे याद आ गई है जिसकी वजह से मुझे अनइजीनेस लग रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी रिप्लेइंग, यानी पुराना कुछ याद आ जाता है लेकिन हमें सामने समझ में नहीं आता है। ये मैं क्यों आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आगे ये सारे लॉज में आएगा कि हमारी मेमोरी रिप्लेइंग होती है तो हमें कुछ अनइजीनेस आने लगती है। और 12 लॉज क्या है, 12 लॉज का यहाँ पिक तो नहीं है, मैं आपको चाहिए तो एक बार बोल के बता देती हूँ कि हमारे 12 यूनिवर्सल लॉज क्या हैं। फर्स्ट है डिवाइन वननेस। डिवाइन वननेस यानी हम सब एक हैं, एक ही वो, कहाँ पे हम बोलते हैं ना ये कि सबका मालिक एक और एक ही सबका मालिक, वो भी डिवाइन वननेस का एक स्लोगन है। तो हमारे वो लॉस कौन कौन से हैं?
पहला है डिवाइन वननेस, दूसरा है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड है लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस, ये मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ अभी। फिर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फिफ्थ है लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन, और सिक्स है लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, सेवंथ है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, एट है लॉ ऑफ कंपनसेशन। प्लीज अपने नौवा है लॉ ऑफ रिलेटिविटी, और 10वां है लॉ ऑफ पोलैरिटी, 11वां है लॉ ऑफ रिदम, और 12वां है लॉ ऑफ जेंडर। आज हम इसको एक एक करके समझेंगे। आप बस इतना ध्यान देना कि हमको किस लॉ से क्या आज लर्निंग मिलने वाली है, तब आपको अच्छा भी लगेगा कि ये लॉस क्यों आपके सामने लेके आए। हम लोग बोल रहे हैं ना, आपको डिजर्विंग बनना है, डिमांडिंग बनोगे कि मेरा बेबी बहुत खूबसूरत हो, मेरा बेबी बहुत इमोशनली स्ट्रांग हो। सिर्फ डिमांड करने से कुछ नहीं होगा, आपको डिजर्विंग बनना चाहिए। तो ये वो डिजर्विंग बनने के लिए ये लॉज लेके आए हैं आपके सामने, कि जब आपका कॉन्शियस माइंड सेटिस्फाई होता है किसी चीज को लेके, तो वो सारी चीजों को फॉलो करने के लिए तैयार होता है। पहला है लॉ ऑफ वननेस, वी ऑल आर कनेक्टेड। ऑल आर कनेक्टेड का मतलब क्या है? हम जो प्राणी है वो, दूसरा वनस्पति, और तीसरा प्राणी, ये जो एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ह्यूमन, सब ऑल आर कनेक्टेड, तीनों को बोला जाता है। जैसे कि अभी ये बता सकते हो आप क्या, कि यदि पेड़ पौधे ना हो तो हमें किस चीज का नुकसान होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये यानी अभी समझ गए ना हमको, कि कोरोना में जब ऑक्सीजन नहीं मिली थी तो क्या हुआ था, है ना? स्थिति बड़ी नाजुक हो गई थी। तो ऑक्सीजन मिलने के लिए हमें पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों को हम क्या देते हैं? उनसे तो हमने ले लिया। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम बोलते हैं ना, जो जहरीली या अच्छी नहीं है, वो चीज हम उनको देते हैं। तो हमसे बेहतर तो वो हुए कि हमारी जो अच्छी चीज है वो हमसे ले रहे हैं, और वो अपनी अच्छी चीज हमें दे रहे हैं, है ना? इसीलिए हमें कहीं पे भी प्लांट किंगडम दिखता है। इवन ये भी कहा जाता है, आप पेड़ों को हग करिए, आपकी पूरी नेगेटिव एनर्जी वो ले लेते हैं। इसीलिए उनका भी बहुत महत्व है। और फिर है यहाँ पे एनिमल किंगडम। आप ये बताओ कि कुत्तों को यदि हम अपने घर में रखते हैं तो हम रात में भी चैन से सोते हैं, है ना? कि कोई भी खटाएगा या कोई चोरी करने की कोशिश करेगा तो एक पहरेदार हमारा घर पे बाहर बैठा हुआ है ना? तो हर एक एनिमल का कुछ ना कुछ बेनिफिट हमें मिलता है। इवन कहा जाता है कि जो अर्थवर्म होता है ना, अर्थवर्म यानी केंचुआ, वो भी, उसके बारे में क्या कहा जाता है, एक बहुत प्यारा स्लोगन है कि केंचुआ किसानों का मित्र है तो छोटा सा प्राणी, लेकिन वो भी लेता नहीं है, देता ज्यादा है। जो वो पूरी सॉइल को या पूरी मिट्टी को पोरस बना देता है। तो कहा, ये छोटे से प्राणी का भी बताने का ये मतलब है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बिना किसी चीज के ईश्वर ने उसको भेजा है। किसी न किसी उसका महत्व है, इसीलिए उसको भेजा गया है। तो और ये इसीलिए है महत्व सब एक दूसरे का, और वो एक दूसरे के महत्व की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमें यदि ऑक्सीजन ना मिले तो हमें पेड़ों का महत्व नहीं समझ में आएगा। हमारी यदि एनिमल से, या जैसे दूध ना मिले गाय से, बकरी से, या फिर जो बाकी प्राणी चाय बन रही है, आ जाओ। दीपाली, चाय हम भी पीने आ रहे हैं आपके यहाँ। सॉरी, मेरा स्पीकर ऑन रह गया, सॉरी। कोई बात नहीं, चाय का टाइम हो रहा है, ठीक है ना? तो ये डिवाइन वननेस बहुत जरूरी है। कहने का ये मतलब है कि कभी भी हमें किसी प्लांट को या किसी एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और जब हम ह्यूमन बॉडी में एक दूसरे को देखते हैं, तो मुझे ये लॉ की एक खूबसूरती ये अच्छी लगती है। तो इस लॉ की सबसे अच्छी बात ये है कि मार जब खायला बुद्धी साऱ्या भ्रष्ट होई जातील आता. मार खायचं काहीच फायदा नाही, त्याला नीट समजून
दीपाली, आपको मैं म्यूट किया है यहाँ से, आप बार बार अनम्यूट हो जा रहे हो, है ना। तो डिवाइन वननेस में ये कहा जाता है कि हमें एक दूसरे की समानता देखना है। डिवाइन वननेस वो उसमें कहा जाता है हमें एक दूसरे की समानता, जैसे मेरे सामने निधि बैठी है, अनामिका बैठी है, जी के एक्स जोमी करके नाम दिया आपने अपने आप को, वो यह राष्ट्रीय बैठी है। तो मैं अपने सामने जो भी आएगा तो हम एक दूसरे की समानता देखते हैं कि यार ये भी बहुत हंसमुख है, मेरे ही जैसे हैं, है ना, या इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, मेरे जैसा है। तो समानता देखना है, ना कि हमें उनकी असमानता देखना है। अरे मैं तो बहुत अच्छे से बोल लेती हूँ, इनसे नहीं बनता है। अरे मैं तो गाना गाती हूँ, ये नहीं गाती है। तो हमें बस देखना है कि हम कहाँ पे अपने लोगों में समानता ढूंढ रहे, इससे होगा क्या। जब आपका बेबी बर्थ लेगा ना, वो समझेगा कि मम्मा ने एक दूसरे के लोगों के सामने अपने आप को रखा है, तब कि वो सबकी समानता देख रहे हैं। तो वो जब समानता देखते हो तो वो भी गुण बेबी के अंदर इंड्यूस हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें एक दूसरे की समानता देखना है ना। जैसे हम लोग बोलते भी ना, आपको फैमिली ट्री बनाना है। फैमिली ट्री में क्या करते हो, दादा दादी नाना नानी मामा मामी सबकी फोटो लगाते हो और आप सबके गुण लिखते हो। अवगुण तो किसी के नहीं लिखते हो। जो गुण अच्छे हैं उनके वो लिखने को कहा जाता है। और हम तो ये कहते थे नहीं भी दिख रहे हैं ना कि दादी बहुत शांत स्वभाव की, यदि दादी नहीं भी है शांत स्वभाव की, पर आपको लिखने में क्या जा रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड तो मान लेता है, उसको इमेजिनेशन में और रियलिटी में अंतर नहीं मालूम है। इसलिए वो आपको लिखना है कि नहीं नहीं, दादी तो बहुत शांत स्वभाव की है, हम सबको बहुत हंसाती और हमको सबको समझाती भी बहुत अच्छा है। तो अच्छे गुण जब आप तभी देखना शुरू करोगे। है ना, तो हमें समानता देखने की कोशिश करना और वो सारे गुण हम अपने बेबी में पहुंचाते जाएंगे। तो ये हमारा था लॉ ऑफ डिवाइन वननेस। ये लॉस काफी बड़े रूप में हम लोग बताते हैं, लेकिन अभी जितनी आपको जरूरत है उस हिसाब से हम इसमें सेशन में ले रहे हैं। दूसरा है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, इसके बारे में तो ख्याल से सभी को मालूम होगा। जितनी भी चीजें हैं, टेंजिबल हैं या इनटेलिजिबल है, यानी जो दिख रही हैं या नहीं भी दिख रही हैं, वो काय से बनी है, एनर्जी से बनी है। और वो एक फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं। चाहे हम ये मोबाइल ले लें, चाहे ये माउस ले लें, या ये पेंसिल ले लें, कोई भी चीज है, ये सारी चीजें हैं आपको निर्जीव दिख रही हैं, लेकिन इन सब में भी एनर्जी है और ये अपनी एक फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं। तो वाइब्रेशन का क्या है कि वो जिस वाइब्रेशन पे आप वाइब्रेट कर रहे हो उससे रिलेटेड चीज को आप अट्रैक्ट करते हो। तो इसको हम बोलते हैं लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स। एवरीथिंग यू सी और डोंट सी, क्या है जो डोंट सी है, हमारे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं और इमोशंस हैं। ये कोई देख पाते हैं, थॉट्स फीलिंग्स और इमोशंस, बट ये भी एनर्जी के ही बने हैं। सिर्फ हमें अपने वाइब्रेशन को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द वाइब्रेशन ऑफ योर डिजायर एंड देन राइज। आपकी कोई यदि डिजायर है, यदि पूरी नहीं हो रही है, तो सिर्फ अपने वाइब्रेशन को चेक करिए यार क्यों नहीं पूरी हो रही है। अभी मेरी एक बहुत ही अच्छी मतलब अपने गायत्री परिवार से ही है, कल्याणी, इतने सुपर तरीके से उसने 5 महीने गर्भ संस्कार की एक एक बातें फॉलो करी। और अभी 2 दिन पहले उसको डिलीवरी हुई है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी आपके साथ में। उसका कहना था कि जब उसने ये बताया डॉक्टर्स को कि मैंने गायत्री परिवार के प्लेटफॉर्म से माँ की पाठशाला में रोज जुड़ा और जुड़ने के बाद मैं जो सारा सीखा, तो मुझे डिलीवरी के टाइम पे बिल्कुल भी फियर नहीं हुआ और इतने अच्छे से वो डिलीवरी हो गई और उसको
उसके रिलेशनशिप में भी चेंजेस आया, मदर से, अपने हस्बैंड से, कैसे पोलाइटली बात करना है, कब हमें रिएक्शन देना है, कब हमें रिस्पॉन्स देना है। तो वो उसने सीखा, तो बेबी भी सीखने वाला है। वैसे बेबी को सिखाने के लिए कोई छड़ी नहीं है कि घुमा दी और वो सीख जाएगा, आपको बनना पड़ेगा। एग्री और निर्धी, है ना? आपको वैसा बनना है। तो उसके लिए थोड़ा हमें अवेयरनेस रहती है, अवेयरनेस रखना पड़ती है कि कुछ माहौल खराब हो रहा है या किसी ने मुझे हर्ट, हाँ, ऐसे शब्द बोल दिए हैं जो मुझे हर्ट हो रहे हैं। अब मैं क्या करूं? सामने वाला तो बोल के चला गया, वो उसके थॉट्स थे, वो जो मेरे कंट्रोल में नहीं थे, मुझे दिख नहीं रहे थे। तो लेकिन मैंने जब उसको ले लिया, और वो तो 1 मिनट के लिए बोल के चले गए बंदा, और मैंने उसको 24/7 चला दिया, यार इसने ऐसा बोला है कि आप तो अच्छे नहीं हो, आप बहुत बेकार हो। उसने एक बार बोला था, हमने कितने बार चलाया? पूरे दिन। और ऐसा भी नहीं एक दिन नहीं, 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल तक। दोबारा जब उससे मिलते हो तो फिर वो रिलीव हो जाता है। तो करते करते हम करते क्या है? वही याद कर रहे हैं ना जो एक दिन उसने 1 मिनट में कहा था। तो हमने अपने आप को उसी वाइब्रेशन पे रखा, जिस दिन, जिस समय वो हुआ था इंसिडेंस, और जब आपने 1 साल बाद भी याद किया, उसी वाइब्रेशन पे आप आ गए। फिर दोबारा उसने वैसे ही किया तो आपने कहा फिर ये ऐसे ही करे, पर आपने वाइब्रेशन कहाँ अपना चेंज किया? तो जिस वाइब्रेशन पे थे उसी वाइब्रेशन से रिलेटेड सिचुएशंस, प्लेस, या वो व्यक्ति को आप अट्रैक्ट करते रहते हो। इसीलिए इसको बोला जाता है कि आपको अपना वाइब्रेशन चेक करते रहना है और अपने वाइब्रेशन को चेंज करना है। वाइब्रेशन को चेंज कैसे किया जा सकता है, बताइए? मेरे सेशन में मैं बात करना ज्यादा पसंद करती हूँ, मैं इसलिए पीपीटी बंद कर देती हूँ। बताइए अपने वाइब्रेशन को कैसे रेज रेज करेंगे? Stay मैं away कुछ from कहना negative चाहती हूँ thoughts. इस बारे में। अ, मैंने कहीं पे एक लाइन पढ़ी थी कि सामने वाले ने हमें कुछ बोला जो हम अच्छा नहीं है, हम्म। लेकिन हमने उसे लिया ही नहीं। हम्म। तो ये सबसे बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बात है कि उसने बोला, उसने अपना काम कर दिया, हम्म। लेकिन हमें ध्यान नहीं देना है, हमें उसको अपने दिमाग में घुसने ही नहीं देना है। उसने बोल दिया, उसका काम हो गया, हम्म। हमें बस वो बात वहीं पे छोड़ देनी है और अपना जीवन आगे मतलब जीते रहना है, उसके बारे बिल्कुल, में सोचना ही नहीं है। मैं आपकी बात से एग्री हूँ दिव्या, और आप कैमरा ओपन करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना? कि आपको किसी ने ये भी एक कहते हैं ना, गाली आवत एक है, उल्टा थोट अनेक है। यदि हमने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया तो और फिर वहां से वो ब्लैक बॉल आते जाएंगे। तो हमें वहीं पे स्टॉप करना है, तो हमें उसको इग्नोर करना है। ये तो एक व्यवहारिक बात हो गई, इसको प्रैक्टिकल में कैसे लाओगे? क्योंकि जब जब वो व्यक्ति सामने आएगा या उससे कही हुई कोई बात याद आएगी, फिर पॉपअप हो जाएगा, अरे यार इसने तो ऐसा कहा था। तो हम तो वहीं के वहीं, हमारा वाइब्रेशन में रेज ही नहीं किया। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमेशा तो हर कोई गलत नहीं कहेगा, कभी ना कभी तो उसने कुछ अच्छा किया ही होगा। शायद हम वो अच्छी बातों को याद कर सकते हैं और फिर वो बुरी बात अपने आप भूलने की कर सकते हैं कि चलो भाई उस कभी उस इंसान का मूड खराब हो रहा होगा या फिर उसका कुछ बुरा हुआ होगा, इसलिए उसका रिएक्शन वैसा रहा होगा। तो हमें समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ हुआ होगा ना उसके साथ भी, इसलिए तो। बहुत बढ़िया। लेकिन वो हाँ अच्छा भी है ऐसा। बस यही करना है, ये प्रैक्टिकल है जो दिव्या ने बताया। कि सामने वाला ने, हो सकता है उसका कुछ मूड ऑफ है या कुछ तकलीफ में, किसी चैलेंजेस में है, तो उसने हमें हर्ट वर्ड यूज करे। लेकिन हमारा क्या बनता है, उसके बारे में कुछ कभी अच्छा सुना हो या देखा हो या मालूम हो, उसको रिकॉल करना है। और हमेशा हमारा माइंड डस्टबिन नहीं है, अच्छी बातें डालना है उसमें और डस्टबिन हाँ, में बुरी बातें डालना है। बुरी बातें डालनी, वेरी गुड। तो ये एक तरीका होता है कि हमने सामने वाले की अच्छी बातों को याद किया और उसको साथ में बोला, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कि भाई तुमने तो बोल दिया, लेकिन मैं आपको थैंक यू ही बोलती हूँ कि आपने मुझे अ, ये आगे मैं अभी किसी सेशन में और अच्छे से समझाऊंगी। लेकिन अभी बस इतना समझिए कि सामने वाला यदि आपको हर्ट कर रहा है ना, तो वो हर्ट कर रहा है, लेकिन वो क्यों कर रहा है? आपको अच्छा बनाने के लिए। वो बोल रहा है यदि तुम में है तो तुम इसको सहन करके बताओ।
तो मैं यहाँ सहन करना वाला वर्ड नहीं यूज करूंगी। बाकी ये जो हमारे अंदर है वो सामने सरफेस होता है, जो भी इमोशन है वो सरफेस होते हैं। अब हमें उनके साथ में डील कैसे करना है, हमें बोल देना है कि ये बेबी सोल है, इसको मालूम नहीं है इसलिए वो मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसके साथ में अच्छा करना है। आपको मन में सोचना है, मेरे ध्यान से बात सुनिए, आपको मन में सोचना है कि मुझे इसके बारे में गलत ब्लेसिंग्स नहीं भेजना, मुझे इसके बारे में कुछ गलत नहीं सोचना। जनरली होता है क्या है, जैसे मैं भी अभी यहाँ ऐसे माहौल में हूँ कि मेरी भाभी भी साथ में है, तो बोलते हैं ना दो बर्तन है तो टकराएंगे तो आवाज तो होगी, वो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी मैं ये नहीं सोचती हूँ कि अरे वो इतनी खराब कैसे है। मैं ये सोच लेती हूँ हाँ यार उसके ऊपर आज काम का प्रेशर ज्यादा था, इसीलिए बात बात पे निकल गया होगा ऐसा। और फिर दिन में कई बार बोलूंगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रज्ञा, थैंक यू भाभी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैंने अपना तो वाइब्रेशन रेस कर लिया। अब सामने वाले का अपने वाइब्रेशन चेंज करने से सामने वाले का नेचर चेंज होता है। और ये मेरे पास ऐसे इनफ एग्जाम्पल है कि जब आपने अपने आप को चेंज किया, आपके सराउंडिंग में सारे लोग चेंज हो जाते हैं। और एक बात बताती हूँ इसी से रिलेटेड, जब भी कोई आपको हर्ट कर रहा है ना, तो आप अपने सबकॉन्शियस में कब लेते हो, उसने एक बार कहा आपने कई बार रिपीट किया, माइंड में चला गया, अभी आपको वहीं पे बोल देना है इट्स योर ओपिनियन, आई एम द बेस्ट, आई डू द बेस्ट। तो आपका सबकॉन्शियस उसकी गलत बातों को नहीं पकड़ेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस को आपके लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट हो। आप सबसे इंपॉर्टेंट हो कैसे, मुझे तो इतना सारा बताने की इच्छा थी, 5 तो वैसे ही बज गया। आप अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो कि मान लीजिए आपने मोबाइल निकाला और मोबाइल में कहीं आप गए थे बर्थडे पार्टी में, और वहां पे बहुत सारी फोटो खींची थी, तो सबसे पहले किस फोटो पे ध्यान जाएगा, जहां आप हो और जहां आप नहीं हो। खुद की फोटो पे खुद हम की हैं। फोटो पे, जहाँ जहाँ हम हैं। है ना, जहां हम हैं। इवन पेपर में भी फोटो कहीं आएगी ना, तो वो वाली फोटो काट के रखते हैं, हम चिपका लेते हैं मोबाइल में रख के, सबको भेजेंगे देखो आज मेरी फोटो पेपर में आई। वो किस वजह से आई वो नहीं मालूम है, लेकिन मेरी पेपर में फोटो आई, मैं सबको दिखाना पसंद करूंगी। यानी ये हमारे माइंड का एक नेचर होता है कि उसका फिनोमेना है, वो आई फैक्टर को ज्यादा पसंद करता है। इसीलिए कहा जाता है जब आप नहीं लोगे ना कि हाँ यार उसने कहा है तो ज्योति बुरी है, आपको लेना ही नहीं है। आपके सबकॉन्शियस के लिए आई इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने आप से बोल दो नहीं यार मैं तो बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम बेस्ट। आई नो जरूरी लगाना है क्योंकि ये हिप्नोटिक लैंग्वेज है, कभी अपन चर्चा करेंगे इनके बारे में भी। और तो आई नो आई एम द बेस्ट, आई डू द बेस्ट, इतना बस बोल के आप हट जाइए, आपका वाइब्रेशन रेज रहेगा, आपका वाइब्रेशन लो नहीं आएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम, बाकी लोग भी कैमरे ओपन करिए। देखिए मेरा काम है कहना, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार देखिए हमने अभी आपको बताया ना वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन काय पे डिपेंड करता है, योर वाइब्रेशन अफेक्ट बाय बिलीव्स एंड वैल्यूज, योर थॉट्स एंड योर मूड और अ स्टेट ऑफ माइंड। इसका बिलीव्स का मैं एक उदाहरण बताती हूँ कि यदि मेरे साथ में किसी ने चीट किया है, ठीक है, मान लीजिए उसने कोई बड़ा अमाउंट चीट किया, तो एक बार मैं उसको रिमाइंड करा सकती हूँ। लेकिन मैं यदि ये सोचने लगूँ यार ये बंदा बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसने मेरा इतना अमाउंट चीट किया है, इतने अमाउंट का मुझे ये लगाया चूना लगाया है, और बहुत सारी बातें मन में सोचते रहूं, तो वो मेरा बिलीफ बन जाएगा। जो आपका बिलीफ बन जाएगा वही बार बार आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। तो यदि आपने कहा मुझे एक मम्मी पकड़े, एक बार कोई एक बार किसी ने चीट किया है, तो यदि आपने इसको रिपीट किया है तो वो नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट टाइम फिर आप बोलो यार मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है।
है ना। तो हमें उसको अपने बिलीफ में नहीं बनाना, रिपीट नहीं करना है। तो ये तीन चीजें फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको वाइब्रेशन अपना लगता है कि लो जा रहा है, तो चेक करिए मेरे बिलीफ्स क्या है, मेरे वैल्यूज क्या है, मेरे थॉट्स क्या चल रहे हैं सामने वाले को लेके, है ना। या मैं किस स्टेट ऑफ माइंड, यानी क्या है, मूड कैसा है, मैं उदास तो नहीं हूँ, मैं बुझी बुझी तो नहीं हूँ, मैं हैप्पी हूँ कि नहीं, है ना। तो ये हमें चेक करते रहना है। फिर है, थोड़ा सा फास्ट लेंगे हम, अभी आपको मेडिटेशन भी कराना था। लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस, योर एक्सटर्नल रियलिटी इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड। बहुत जरूरी है। पर इसको समझ लीजिए ना, तो कभी गलत करने की मतलब मन में आएगा ही नहीं। कि जो भी बाहर हो रहा है वो आपके इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन मात्र है। चाहे वो हेल्थ को लेके है, चाहे वेल्थ को लेके है, चाहे रिलेशनशिप में है, चाहे करियर में है, मनी में, कहीं पे भी है। कहीं कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो यहाँ चेक करने की कोशिश है, यहाँ सीडी कौन सी चल रही है? अच्छा अच्छा, हम वहां बैठ जाएं, एक मिनट। तो आप इसको कैसे करोगे? एक मिनट में, एक मिनट के लिए थोड़ा सा अपना सिटिंग। तो क्या बता रहे हैं हम, कि जो अपना अंदर चल रहा है वो बाहर, इसके लिए उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। कि मेरे पास में एक सोनी का टीवी है, और एक और कौन सा होता है, एलजी का है, और दो तीन कोई प्रकार अलग अलग कंपनी के टीवी मेरे पास में रखे हैं। लेकिन एक सीडी है, मैं सब में लगा रही हूँ। तो पिक्चर यदि मान लीजिए दीवार पिक्चर की मेरे पास सीडी है, मैंने अलग अलग टीवी पे लगाई, तो वही वाली सीडी दीवार की एलजी पे लगाई, फिर सोनी पे लगाई, और फिर एक्स वाई जेड किसी पे भी लगाई, अलग टीवी पे लगाई, तो पिक्चर कौन सी रन होगी उसमें? सीडी में दीवार पिक्चर है, तो दीवार। कौन सी पिक्चर दिखेगी आपको जब? दीवार। दीवार ही दीवार। दिखेगी। यही चीज हमें समझना है कि हमारे सीडी में हमने क्या डाला है। जो हमने यहाँ सीडी लगाई है, हमें अपने लाइफ में वही रिफ्लेक्शन दिख रहा है। इसमें चिन्मय भैया का एक बहुत ही अच्छा वो था, कि जो आपकी दुनिया बाहर दिख रही है वो आपके अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन है। तो कभी हमें किसी भी चैलेंज से घबराना इसीलिए नहीं है, ये समझ लेना ये मेरा ही मेरे सामने आया है। इसी को कहा है लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस। कि जो आपने किसी के साथ में किया था, आज लाइफ में आपके वो हो रहा है। तो अभी हमने सुना भी ना, कष्टों को कैसे निवारण करना है, उसमें भी भैया ने यही बताया है। कोई चैलेंजेस आए हैं तो उसे घबराना नहीं है, मान लेना एक तो सबसे पहले कि ये मेरा है। तो बोलते ना, रायता फैलाया है किसी ने, तो लगता है यार ये सामने वाले ने रायता फैलाया। लेकिन जब खुद ने फैलाया रहता है ना रायता, तो लगता है नहीं यार, कोई बात नहीं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, इसको साफ करने की जरूरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी, विदाउट गिल्ट में जाए बगैर। ये इसका सीक्रेट है। कभी हमको गिल्ट में नहीं जाना, नहीं तो बेबी भी वो गिल्ट में जाने की आदत में रखा लगा रहेगा, कि ज्योति मैडम ने कहा था इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, उसकी भी ले लो, और गिल्ट में चले जाओ। नहीं, गिल्ट में नहीं जाना, सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि लाइफ में जो आज ये इवेंट हुआ है, किसी ना किसी तरीके से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और फिर आप चाहोगे ना कि अब मेरे मेरे साथ यदि किसी ने गलत किया है, तो मैं समझ लूं ये वही है जो मैंने दिया है। तो अब मेरा मन नहीं होगा कि उसके साथ में गलत करूं, क्योंकि फिर से वो रिपीट होने वाला। तो ये जी है ना, नीलक है। एपी के नाम से प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए। फिर सेकंड क्या है लॉ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये तो बहुत ही उम्दा है, और इसमें नाम से ही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक्शन प्लस अट्रैक्शन, अट्रैक्ट प्लस एक्शन। वही अट्रैक्ट करते हो जैसे आप एक्शन कर रहे हो। ये जो चाहिए है उसके लिए आपको एक्शन करना बहुत जरूरी है। स्टेट दैट विच इज लाइक अनटू itself in raw, टेंजिबल, इंटेंजिबल और इंटेंजिबल का मैंने आपको बताया कि जो चीजें हमें दिख रही हैं या नहीं भी दिख रही हैं, दिस लॉ अप्लाइज टू एवरीथिंग इंटेंजिबल और टेंजिबल।
attracting situation, experiences, etc. that are a direct match for cleansing. हाँ, यहाँ देखिए क्या लिखा, क्लीनिंग आप रिप्लेइंग मेमोरी। इसको भैया ने, जैसे अभी चिन्मय भैया ने बताया ना, हम अपने अंदर को बहुत शांत रखें, इनर पीस में रहें। यानी कि हम गुरुदेव से जुड़ गए हैं उस समय। यदि वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अंदर कुछ ना कुछ मेमोरी रिप्लेइंग हो रही है। और जब आपका मेमोरी रिप्लाइंग होती है तो कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। एक छोटा उदाहरण बता दूं इसके लिए, कि कल मैं कुछ कर रही थी, नहीं आज सुबह की बात है, ये पीपीटी तैयार कर रही थी, तो मुझे कहीं से कंटेंट लेके यहाँ कॉपी पेस्ट करना था। तो कल रात में तो हो रहा था, फिर होते होते 8 बजे के बाद वो हुआ नहीं। तो मैं क्या करूं, अभी मैंने वो छोड़ दिया। मैं समझ गई कि कुछ अंदर चल रहा है जिसकी वजह से मेरा काम ये अब हो नहीं रहा। थोड़ी देर रखा और 11 बजे उठ के फिर से किया तो 1 सेकंड में हो गया वो। मुझे किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं पहले किया था मैंने वो। पर कभी कभी ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे काम होंगे कि जो आप करने जा रहे हैं और वो नहीं हो रहे, तो थोड़ी देर छोड़ के देखिए, 5-10 मिनट बाद फिर आइए और फिर करने की कोशिश करिए, वो हो जाएगा। तो हमारी वो कुछ मेमोरी रिप्लेइंग होती है जिसकी वजह से नहीं होता है। और जब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम बात करते हैं, तो यहाँ एजम्पशन की बात की जाती है। यानी कि यदि मैं सामने किसी काम को करने जा रही हूँ, उसके पहले ही सोच लिया कि वो बंदा ऐसा ही है, वो मेरा काम नहीं करने वाला, यानी मैंने एज्यूम कर लिया कि वो मेरा काम नहीं करने वाला, तो वो गलत है। हाँ दिख रहा है, वो कभी भी मेरा काम बनेगा ही नहीं। लेकिन किसी बंदे ने, जिसने आपका काम, आ गए, जिसने आपका काम बिगाड़ा है, उस बंदे के कभी किसी बंदे ने आपका काम बिगाड़ा, मतलब आप कुछ करने गए हो, या ग्रोसरी लेने गई मैं एक बार, ठीक है ना, और मुझे वहां लग रहा था कि ये शॉपकीपर बहुत रूड नेचर का है, और मुझे लोगों ने बोला भी, मैंने भी 1-2 बार एक्सपीरियंस किया कि ये मुझे बहुत सामान देने में लेट करता है या पैसे वापस करने में टाइम लगाता है। फिर जब मैंने ये चीज समझी कि मैं एज्यूम करके क्या जाना चाहिए था मुझे, कि ये बंदा है जो अब मेरे लिए फटाक से सामान दे देंगे और ये मुझे पैसे भी बराबर रिटर्न कर देंगे, फास्ट काम करेंगे। तो आप विश्वास नहीं करिए, जब मैं दोबारा गई ये अपना एजम्पशन चेंज करके, तो वही हुआ। मुझे फटाक से, इतनी भीड़ थी, लेकिन उस बंदे ने मेरा सामान पैकेट में फटाक से रखा और मुझे दे दिया। तो मैंने क्या चेंज किया, थॉट्स चेंज किए। हमारे विचार विचार क्रांति अभियान में क्या है, यही तो हमने छोटे छोटे थॉट्स पे ही काम करना है, कि हमें क्या चेंज करके जाना है कि हमें जो सामने हो रहा है वो चेंज हो जाए हमारे लिए। तो हमें थॉट्स चेंज करना होते हैं, इमोशंस चेंज करना होती हैं, अपनी फीलिंग चेंज करना होती है। ये आता है आपके लॉ ऑफ एजम्पशन में। फिर लॉ ऑफ वाइब्रेशन आपने पीछे देखा है। फिर ये लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर, इसकी बात मैंने शुरू में करी थी। कोई भी काम का आपका करने का इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंशन अच्छा प्योर है या यूनिवर्सल है डिजायर, आपका इंटेंशन है सबके लिए अच्छे होने का, तो गुरुदेव आपको वो काम करने में आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन आपने बोला कि मेरा हो जाए, बाकी अनामिका का काम ना हो, मुझे इससे मतलब नहीं, आईफोन वाली का काम ना हो, मुझे इससे मतलब नहीं, मेरा होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ स्वार्थ लगाया। तो यूनिवर्स क्या देखता है, गुरुदेव क्या देख रहे हैं, हमारे इंटेंशन को देख रहे हैं, हमारा उसके पीछे उद्देश्य क्या है, हमारा इरादा क्या है। तो यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी कभी काम नहीं करता, तो वही चेक करना हमारा इंटेंशन क्या है। मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगी अभी। लॉ ऑफ इंस्पायर एक्शन, लॉ ऑफ इंस्पायर एक्शन में ये कह सकते हो आपकी, inspiration will come to you when you are aligned with you extension source। मतलब कि इसको ऐसे समझिए कि माँ गायत्री के बाद में गुरुदेव, और हम सब उनके फॉलोअर हैं, यानी हम सब उनके एक्सटेंशंस हैं। तो यदि हमने उनको याद किया है हमेशा, तो कोई ना कोई हमें इंस्पिरेशन मिलती है उनसे, और उस इंस्पिरेशन के लिए ये खाली होना बहुत जरूरी है। खाली होने का मतलब क्या है, हम कहीं ब्लेम में तो नहीं है, गिल्ट में तो नहीं है, इरिटेशन में तो नहीं है, फ्रस्ट्रेशन में तो नहीं है, किसी की कंप्लेंट तो नहीं करते रहते, और कहीं हमें हमारे अंदर अहंकार तो नहीं पनपा। जब हम यहाँ से खाली होते हैं ना, तो आपके काम सहजता से, आराम से होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। और मैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण हूँ, मेरे काम इतने फटाफट होते हैं, मैं सबको वही सलाह देती हूँ, भाई यहाँ से खाली हो जाओ,
काम अपने आप गुरुदेव कर रहे हैं, आप तो सिर्फ निमित्त बनते हो, है ना। तो हमें ये अपने में ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ इंस्पिरेशन के लिए हमने अपने आप को बहुत कूल एंड काम रखना है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, साइलेंट सिटिंग करना चालू करिए। आप सब प्राणायाम करते हो, है ना, उसी समय बिल्कुल अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखिए, सिर्फ 5 मिनट करिए। और जब आप 5 मिनट शांति से बैठने की कोशिश करोगे ना, तो मैं बताती हूँ, आप 5 मिनट के 2 मिनट बाद बोलोगे नहीं नहीं ज्योति मैडम 5 मिनट हो गए, तो मन अभी टिकेगा नहीं। और अभी चिन्मय भैया ने हमें बताया है कि मन को शांत करना है, मन को थामना है। तो वो सबसे अच्छा तरीका वही है कि हमें साइलेंट सिटिंग शुरुआत करनी है। जब आप साइलेंट सिटिंग चालू करते हो ना, तब उनको धीरे धीरे पता चलता है यहाँ कितना सारा हमने क्लटर भर के रखा है। फिर हम उसको निकालते हैं एक मेडिटेशन के माध्यम से, या जर्नलिंग के माध्यम से निकालते हैं, विजुअलाइजेशन के माध्यम से, या फिर अफर्मेशन के माध्यम से। ये सब चीजें कराई क्यों जाती हैं आपको? सिर्फ जो यहाँ चेंज करना है। न्यूरोप्लास्टिसिटी आपने सुनी होगी कि पहले 1971 के पहले ये नहीं मालूम होता था कि हम खुद बदल सकते हैं। लेकिन बाद में जब न्यूरोप्लास्टिसिटी करके एक साइंस आया, इसमें वर्ड में प्लास्टिक प्लास्टिक वर्ड यूज हो रहा है ना, तो प्लास्टिक को हम किसी गर्म चीज पे रखते हैं तो उसका आकार चेंज होता है। वैसे ही हम जब अपने ब्रेन को किसी एक ही हैबिट के लिए तैयार करते हैं, तो यहाँ पे ब्रेन में हल्का सा चेंज आता है। इसीलिए उसको कहा गया न्यूरोप्लास्टिसिटी। और जब हम अपने चीजों को साफ करते हैं, यानी क्या है ना, एक माता जी का बहुत अच्छा अम, संगीत है, मैं लिखूंगी आपको बताऊंगी, बहुत ही अच्छा है। मतलब इन सब चीजों से वो एकदम को रिलेट कर रहा है कि तूने आंगन नहीं बुरा बुहारा, ऐसे कुछ है ना, तूने हमने आंगन नहीं हमने बुआ आंगन कैसे नहीं आएंगे बुआरा, भगवान, कैसे आएंगे कैसे भगवान। आएंगे भगवान। सब लोगों ने बोला, और सब लोग अपने लिए क्लैप करिए, खुद के लिए क्लैप करिए। कि आंगन नहीं बहारने का मतलब क्या है, क्या अलग करने को बोल रहे हैं माता जी गुरुदेव? जो चीज नेगेटिव है, यानी आप किसी की बुराई तो नहीं करते, गॉसिप करने तो नहीं बैठते हो, किसी से एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखते हो, कहीं गिल्ट में तो नहीं जाते हो, इन सब चीजों को बुहारने के लिए कहा गया है ना। तो वो वाला संगीत हमेशा याद रखिए कि आंगन नहीं बुरा बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। फिर है लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग और फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग यानी ऊपर नीचे होती रहती है। योर एनर्जी इज मूविंग हाई टू लो वाइब्रेशन, कभी हाई तो कभी लो हो जाती है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन स्टेट दैट एवरीथिंग इज एनर्जी, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हाँ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का मतलब मैं जिस वाइब्रेशन में हूँ उसी से रिलेटेड चीजें मैं अट्रैक्ट करूंगी। यदि मेरा वाइब्रेशन, यदि किसी ने आज मुझे कुछ बोला था, बुरा बोला था, मैं तो ऐसे करके बैठी हूँ। लेकिन आज तो मेरा सेशन है, अब मेरा जब वाइब्रेशन लो है तो सेशन भी लो ही जाने वाला है। लेकिन मैंने अपना वाइब्रेशन चेंज किया। आज की तुरंत की बात बता रही हूँ, सुबह मेरा वाइब्रेशन अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे ही कल्याणी का फोन आया और उसने इतनी अच्छी न्यूज़ सुनाई कि दीदी बेबी बहुत अच्छे से डिलीवर हुआ है, सब काम बहुत अच्छे से हो गया, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बेबी भी बहुत अच्छा है, तो मेरा वाइब्रेशन अच्छा हो गया ना। कोई अच्छी न्यूज़ सुन ली हो आपने, या अपना कुछ नया या अच्छा याद कर लिया हो, तो आपका वाइब्रेशन एकदम रेज हो जाता है। तो ये हमें हमेशा करते रहना है। फिर है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इट्स मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाला लॉ है ये। फॉर एवरी कॉज देयर इज एन इफेक्ट। Our thinking is the cause and our experience are the effect. If we want to change our experience, we change our effect. ये इसको थोड़ा सा मैं stop वहाँ से हो। To change your experience, we have to change your. अभी तक आप लोगों को पीपीटी शो हो रही थी कि नहीं? हो रही थी। हाँ हो रही थी। है ना? इसमें क्या समझ में आ रहा आपने को कि कॉज एंड इफेक्ट? कोई एक बता सकते हैं तो बताइए। जैसे मैं उदाहरण बताती हूँ, मुझे कोई आया और 2 थप्पड़ लगा के चलता बना, तो मैं तो यही बोलूंगी यार उसने मुझे मारा इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है।
मैं इफेक्ट में आ गई, विक्टिम मोड में आ गई, अपने आप को दोषी बना लिया कि मैं बेचारी हूं। तो ये क्या हो गया, इफेक्ट हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन कॉज कुछ था, पहले मैंने किया था, उसका इफेक्ट आज मिला है ना। तो इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। तो कभी कॉज आए, इफेक्ट आए, हम इफेक्ट में हैं, तो ध्यान करिए कि कभी कोई, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो चिन्मय भैया का कौन सा बोला ना, कर्म का, कर्म ढूंढ ढूंढ के आता है। जैसे यदि हजारों गाय खड़ी होंगी, लेकिन जैसे ही बच्चा माँ माँ का माँ करता है, तो उसकी माँ उसके पास में पहुंच जाती है, या बच्चा माँ के पास पहुंच जाता है। ऐसे ही हमारे जो कर्म है, हमने कभी गलत कोई कर्म किए हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पास में आते हैं, और उन्हीं को यहाँ इफेक्ट बोला गया है। तो हम इफेक्ट में हमेशा रहते, यार मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, पर हम ये नहीं जानने की कोशिश करते कि क्यों गलत हुआ। यदि वो जान लेंगे ना, तो आज का गलत गलत नहीं लगेगा, और हम इस चैलेंज से ओवरकम अपने आप को फटाक से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर दें? अच्छा, लास्ट है लॉ ऑफ, एट्थ नंबर है लॉ ऑफ कंपनसेशन, यानी जो बोएंगे वो काटेंगे। जो भी कर्म हमने कहीं भी करे हैं, वही आज हमारे सामने आ रहे हैं। मेरे पूरे लॉज में यही है, तरीका अलग अलग है समझाने का। ऐसा नहीं हो सकता है कि, वो कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए। हम चाहते तो कुछ अच्छा है खाने के लिए, या हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो, लेकिन हमने किया तो कभी गलत है ना, तो फिर हमारे साथ में वो कैसे अच्छा हो सकता है। फिर लॉ ऑफ रिलेटिविटी, हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। हम पानी देखते ना, किसी की आदत होती है कि वो आधा क्यों खाली है, और कोई वह बोलता है अरे आधा तो भरा है ना। दोनों में अंतर है। एक वो देख रहा है कि चलो यार आधा भरा तो हुआ है, लेकिन एक को आधा भरा होने के बाद में भी खाली वाला नजर आ रहा है। ऐसे हमारी लाइफ में भी अक्सर होता है। इसमें हम लोग ग्रेटिट्यूड के सेशंस लेते हैं, उसमें बहुत अच्छे से कराते हैं आपका फोकस कहाँ पे है। नहीं है पे है फोकस, ये कि जो है उस पे फोकस है। और ये भी कहा जाता है जो है उस पे फोकस लगाओगे तो वही आगे बढ़ेगा। और जो फोकस इस पे लगाते हैं कि जो नहीं है, यार मेरे पास तो एक ही टेबल है, भगवान जी बोलते हैं वो भी जाने दो, इसी से तुम खुश नहीं हो, तो इसको भी मैं ले लेता हूँ। ये एक उसमें बताया था, किसी शॉर्ट उसमें रील में ही देखा था, कि गुरुदेव बोल रहे हैं कि गुरुदेव से मैंने डिमांड की है कि मुझे कौन सी वो फोर व्हीलर है, मर्सिडीज, मुझे मर्सिडीज चाहिए है। मैंने अपने डिजायर यूनिवर्स में भेज दी कि गुरुदेव मुझे तो मर्सिडीज चाहिए। और गुरुदेव ने कहा कि अभी ना तुम 800 मारुति 800 ले लो या नैनो ले लो। मैं बोलूंगी अरे यार मारुति 800 चलाते चलाते सोच रही हूँ कि अरे मुझे तो मर्सिडीज चाहिए थी, और मैंने कहीं ठोक दी। गुरुदेव बोले ये तुम दो मारुति 800 नहीं चला पाते तो तुम्हें हम मर्सिडीज कैसे दे दें। बात समझ में आ रही है यहाँ पे रिलेटिविटी की। जब हम जो है वो नहीं मानते हैं और जो चाहिए उसके ऊपर फोकस है, तो जो है वो भी चला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब कि यदि मैंने एक सर्कल बनाया है और सर्कल में एक ब्लैक डॉट डाला है, तो कुछ लोगों को एक ब्लैक डॉट दिखेगा और कुछ लोगों को पूरा सर व्हाइट का पेपर, व्हाइट पेपर दिखेगा। तो हमारा ध्यान हमें कहाँ रखना है, वो आता है लॉ ऑफ रिलेटिविटी पे, कि हमारा फोकस हमें कहाँ रखना है। ठीक है, अभी तक ये समझ में आए पूरे लॉस? आपको अप्लाई करना है लाइफ में, और मुझे फॉलो अप ग्रुप में डालना है कि आज आपने कौन सा लॉ यूज किया। आपकी दिनचर्या में ही होने वाले हैं ये यूज, कि कब आपने किसी को कुछ दिया था तो आज आपको मिला है, कब आपको हाफ फुल या हाफ। हेडफोन दे दे। हम्म। फिर लॉ ऑफ पोलैरिटी, हाँ, एवरीथिंग इज हैज अ एन अपोजिट, यानी रात है तो दिन होगा। सब एग्री करते हो? किसी सबको दिन दिन चाहिए?
जब तक रात नहीं होगी तो दिन का महत्व नहीं है, और दिन आया है और रात ना हो तो दिन का महत्व नहीं है। इसीलिए हमारे साथ में कभी कभी कोई चैलेंजेस आते हैं तो हमें समझना चाहिए गुरुदेव ने महत्व सिखाने के लिए भेजा है कि आज इसका महत्व सीखोगे तो कल दूसरी चीज का समझ में आएगा। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पोलरिटी, है ना। और एक सेकेंड लास्ट है। बताइए इतने लॉज में से सबको क्या क्या समझ में आया, नहीं तो मैं तो आगे बढ़ते ही जाऊंगी। काजल, अनामिका, ममता, कुछ समझ में आ रहा है? कहीं कोई क्वेश्चन रेज हो रहा हो आपके माइंड में, अनम्यूट करके बताइए। हाँ सूर्या भी तो नहीं है। बताइए फटाफट, इतने सारे हमने लॉस पढ़े अभी, सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। काजल आप शेयर करोगे? अनम्यूट करो आपको। मुझे 3-4 ही फेस दिख रहे हैं आज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक। इस सब लॉज में हमें एक ही पता चलता है कि जो भी कोई हमें ऐसा बोलेगा निगेटिव हमारे बारे में, मतलब उनके साथ वैसी चीज हो गई और हमें बताएगा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, वो निगेटिव भी होगा तो भी हमें नहीं लेना चाहिए। वो ऐसा नहीं होता है कि उसके साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी होगा, ऐसा नहीं होता है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव ही थिंकिंग करनी चाहिए। यस। और कोई शेयर करेंगे? हर एक अपने एक ऐसे ऐसे नेगेटिव ओपिनियन बताता है, पर ऐसा नहीं कि हर एक के साथ ही वही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इससे तो मैं एग्री करूंगी कि हमारे सराउंडिंग में यदि कभी कभी प्रेगनेंसी को भी लेके बताता है ना कोई कि भाई मेरे इसमें ये हुआ था, मेरे इसमें हुआ था, आप सोच लो नहीं मेरे इसमें तो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत यानी अभी मैं बहुत यूनिक। अभी मुझे एक बताना है दीदी। हाँ मतलब हाँ। मेरे साथ ही हुआ, मतलब हम्म मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ हम्म उधर हमारे ऊपर एक लेडीज रहती है। हम्म। उनका बच्चा अभी 8 से 9 मंथ का है। एक तो मिनट वो हाँ। बोली